हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आप उसे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इससे पहले मैंने इस पर 2 वीडियोस ऑलरेडी डाली हैं जिसमें मैंने आपको समझाया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट होती क्या है, इसके क्या लाभ हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, अलग अलग सरकार के लिए या फिर प्रबंधकों के लिए या फिर हम सब के लिए, और इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा ये पेशा होता है, प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, या प्रबंध विज्ञान है या फिर कला है या फिर दोनों है, इन सब पर पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं जिसमें आपको आपने पढ़ा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज आप में क्वेश्चंस आते हैं या फिर डिटेल क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में ही साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। इससे पहले हम ये जान लें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की या वैज्ञानिक प्रबंध की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले के टाइम में क्या होता था, बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती थी। लोग छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग चलाते थे, उन्हीं से ही क्या होता था, पूरा जितने भी लोग थे उनकी जितना भी उत्पादन होता था वो पूरा पड़ जाता था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया, कारखाना प्रणाली ने जन्म लिया, 18वीं शताब्दी के अंत तक जब कारखाना प्रणाली ने जन्म लिया तो लोगों ने लघु और कुटीर उद्योगों से साथ में मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करना शुरू किया। तो वहाँ पर जब सामूहिक रूप से काफ़ी लोग एक साथ काम करने लगे तो वहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, प्रबंध की आवश्यकता पड़ी कि कैसे उनको मैनेज किया जाए, कैसे सब लोग एक साथ मिल करके कार्य करें, उनके कार्यों में समन्वय आ जाए और अच्छे से अच्छे परिणामों को प्राप्त किया जा सके। तो वहाँ पर जन्म हुआ प्रबंध के सिद्धांतों का। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इसमें आ जाते हैं वो 2 चीज़ें हो जाती है। एक आपका वैज्ञानिक प्रबंध आ जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा आप हेनरी फोल का जो पढ़ेंगे 14 सूत्री सिद्धांत जो उन्होंने दिए थे वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की कि ये कहाँ से शुरू हुआ। तो जो 19वीं शताब्दी के अंत में और जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ थीं, जो चेंजेस हो रहे थे, तो वहाँ पर सर्वप्रथम यूएसए में प्रबंध को एक वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का सबसे पहले विचार आया था, जो कि यूएसए के जो इंजीनियर थे CFW टेलर, उन्होंने स्टार्ट किया। उन्हें ही क्या माना जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता या फिर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे, जैसे HL गैंट हैं, फ्रैंक गिलब्रेथ हैं, H इमर्सन हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया था। तो पहले हम जान लेते हैं टेलर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त इनका जीवन परिचय। इनका जो जन्म हुआ था 1856 में फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ था, और 1878 में उन्होंने अमेरिका की मिडवेल स्टील वर्क्स में एक पेशराती मैकेनिक के रूप में कार्य भी किया था। 1884 में वो चीफ इंजीनियर बने थे और धीरे धीरे कार्य करते रहे, और उन्होंने अपनी बुक जो थी 1903 में शॉप मैनेजमेंट के नाम से और 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 2 बुक्स उन्होंने प्रकाशित की थी। इनका सन और इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और इन्हीं बुक्स के पब्लिश होने के बाद से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी धीरे धीरे वो विकसित होना शुरू हुई। तो अब जान लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है। ये तो हमने थोड़ा सा समरी जान ली कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है और कैसे ये प्रकाश में आया था या किसके द्वारा आया था। तो वो कौन थे, FW टेलर थे। तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ होता है कि जो भी परंपरागत तरीके से या रूढ़िवादी तरीके से जो भी प्रबंध के सिद्धांत चलते चले आ रहे हैं उनके स्थान पर वैज्ञानिक अन्वेषणों को, यानी कि विज्ञान के जो नियम होते हैं, विज्ञान किस पे चलती है, तर्कों पे चलती है, फैक्ट्स पर चलती है, तथ्यों पर चलती है। तो उन्हीं तर्कों और तथ्यों के आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों को आगे कार्यरत करना या आगे कार्य रूप में परिणत करना, कि जो भी प्रबंध की समस्याएं हों उनको एकत्रित किया जाए, उनके एक से छोटे पहलुओं पर क्या हो, विश्लेषण किया जाए। उसके बाद उससे जितने भी विकल्प हों उन विकल्पों को चुना जाए, उन विकल्पों में से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसको चुना जाए, जिससे कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे हम अच्छे से अच्छा परिणाम को प्राप्त कर सकें। यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रबंध में प्रयोग करना ही क्या हो जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इसमें काफ़ी डिफिनेशंस भी दे रखी हैं। आप लोग इसमें से 2 या 3 डिफिनेशंस, अगर आप लोग का थ्योरी पेपर हो रहा है तो 2 या 3 डिफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। जब भी किसी चीज़ की परिभाषा या अर्थ पूछा जाता है तो वहाँ पर आप लोग अर्थ के मीनिंग के साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी जरूर लिखा करिए और साथ ही विशेषताओं को भी लिखा करिए। तो आइए देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं कौन सी हैं। पहली विशेषता जो हो जाती है कार्य का नियोजन, वर्क प्लानिंग। तो इसमें जो काम किया जाता है वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, कि कोई भी कार्य हमको करना होता है सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि किस तरह से उस कार्य को हमें करना है। वही चीज़ प्रबंध में भी करनी चाहिए कि सबसे पहले हमें नियोजन का काम करना चाहिए, कि योजना तैयार करनी चाहिए कि कैसे किसी कार्य को हम करेंगे।
दूसरा हो जाता है उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास। आपको पता ही होगा कोई भी प्रबंध में जो भी काम होता है, प्रबंध किसका किया जाता है, जो भी व्यक्तियों का एक समूह होता है ना, वो कार्य कर रहा है तो किस तरह से वो कार्य करेगा, उसी का ही तो हम प्रबंध कर रहे हैं। तो वही सामूहिक प्रयास, जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका जो एफर्ट वो डाल रहे हैं सामूहिक रूप से, उनके प्रयासों को एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना। तो वो कैसे किया जा सकता है? वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से। नेक्स्ट है कार्य करने का वैज्ञानिक ढंग। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कारखाने में जो मजदूर कार्य कर रहा है, अभी आप आगे पढ़ेंगे उसमें आपने पढ़ा होगा टेलर ने बहुत सी मजदूरी की पद्धतियां भी दी थी कि कैसे पर्याप्त मजदूरी हम दें जिससे ज़्यादा वो कार्य अच्छे से अच्छा कर सकें, या उतने ही टाइम में उनसे अधिक कार्यकुशलता के साथ कैसे हम काम को कराएं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग कराएं कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं और नियमों को प्रतिपादित किया जाए, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम को कराया जाए। मानवीय दृष्टिकोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप इसको डिटेल में समझेंगे। तो अब आ जाते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विधि अथवा सिद्धांत की। कौन कौन सी विधि उन्होंने बताई थी, कैसे वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया जाए, या कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम वैज्ञानिक प्रबंध को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने सबसे पहला जो बताया था वो हो जाता है पारस्परिक सहयोग अथवा मानसिक क्रांति। तो पारस्परिक सहयोग अथवा मानसिक क्रांति क्या होती है? तो आपको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, संस्था होगी, तो वहाँ पर प्रबंध होगा और साथ में श्रम होगा। श्रमिक के द्वारा ही कार्य किया जाएगा, प्रबंध क्या करता है उस कार्य को कराता है। तो दोनों के बीच क्या होगा? पारस्परिक सहयोग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपस में ही मनमुटाव होगा या वर्ग संघर्ष रहेंगे तो कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा सकता। तो आवश्यकता क्या होती है? दोनों के ही दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की। तो वहाँ पर आपस में सहयोग बना रहे और अच्छे से अच्छे ढंग से कार्य हो सके, इसके लिए दोनों के बीच में सहयोग होना आवश्यक है। तो वहाँ पर उन्होंने जो विचारधारा दी थी, उन्होंने आधिक्य की विचारधारा दी थी। यानी कि ये सोचना है कि हम श्रमिक ये सोचेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिल सके या मजदूरी मिल सके, और जो पूंजीपति होता है वो क्या सोचता है कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इन्होंने जो अवधारणा दी थी वो दी थी कि आधिक्य पर जोर देना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से संतोष को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हो जाता है प्रमाणित कार्य का निर्धारण। इसमें उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं। प्रमाणित कार्य के निर्धारण में उनका कहना ये था कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि भविष्य में वो कार्य उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी मेनली। पहला हो जाता है टाइम स्टडी, समय अध्ययन। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि एक औसत मजदूर को उन्होंने चुन लिया था। कुछ मजदूर बहुत तेज़ी से काम करते हैं, कुछ कम तेज़ी से काम करते हैं। एक औसत मजदूर उन्होंने चुना था, जहाँ पर उन्होंने कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में, अंशों में बांट दिया था। उसके बाद स्टॉप वॉच का यूज़ करके उन्होंने देखा था कि हर कार्य के अंश को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, एक टाइम का स्टैंडर्ड सेट किया था। दूसरा उन्होंने किया था मोशन स्टडी, जिसमें उन्होंने गति अध्ययन किया था। गति अध्ययन में मोशन स्टडी में उन्होंने एक गति विशेषज्ञ रखे थे, जो कि ये देखते थे कि सही गति से सही तरीके से जो कारीगर है वो काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं ना, उसमें बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत से हो जाते हैं, जिससे कि काम बीच में रुक जाता है। जैसे आप ही लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में क्या करेंगे, मोबाइल उठा लिया, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसमें टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। और होने को है कि आपने 2 घंटा पढ़ लिया, लेकिन उस 2 घंटे में क्या किया, आधा घंटा 1 घंटा आपने इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में ही लगा दिया। हालांकि उस टाइम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं था, मैं सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसा मत क्या करिए, अगर आप 2 घंटे स्टडी के लिए बैठे हैं तो उस टाइम मोबाइल से दूर रहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। हाँ, अगर आप मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो सो गुड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आ जाता है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन में उन्होंने ये देखा था कि कोई व्यक्ति अगर लगातार काम कर रहा है तो क्या होगा, वो थक जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, उसकी काम करने की क्षमता जो होगी, कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। तो बीच में एक लिमिटेड टाइम के बाद उसे रेस्ट भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्य को सही ढंग से कर सके। फिर आ जाता है प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणालियाँ, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो वेज इंसेंटिव सिस्टम होगा उसे सुधारा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप ही प्रेरित हो सकें, मोटिवेट हो सकें काम को करने के लिए। क्योंकि अगर आपको मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, अगर मोटिवेशन आपको मिल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य को करने के लिए खुद ही प्रेरित होंगे, आपको अलग से किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 चीज़ें बताई थी उन्होंने सेटिंग अप ऑफ ए स्टैंडर्ड टास्क, प्रमाणित कार्य के निर्धारण में। फिर उन्होंने बताया था तीसरा पॉइंट, श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव व प्रशिक्षण। उन्होंने कहा था कि जो भी श्रमिक हैं, जब उनका हम चुनाव करते हैं किसी काम के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से श्रमिक किस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता है। हर किसी की कुछ स्पेशलिटी होती हैं, या हो सकता है वो उसी काम को करने में एक्सपर्ट हो, तो वही काम उसको दिया जाए उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसकी दक्षता यानी कि कैपेसिटी या क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो कार्य को अच्छे ढंग से किया जा सकता है।
नेक्स्ट उन्होंने बताया था सामग्री, उपकरणों व उत्पादन मांग निर्धारण का मापीकरण, कि हमने श्रमिकों का तो जो है निर्धारित कर लिया, लेकिन जिन मशीनों पर वो काम कर रहे हैं वो भी सही ढंग की हैं या नहीं है, या सही से कार्य प्रॉपर टाइम पे कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। या जो भी रॉ मटेरियल या सामग्री या कच्चा माल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रमाणित है या नहीं है, यानी कि वो भी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ श्रम अकेला तो कार्य नहीं कर सकता, बाकी जो उत्पादन के साधन होते हैं वो सब मिलकर ही कोई भी कार्य को कर पाएंगे या उत्पादन का काम हो पाएगा। तो सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने बताया था वो बताया था प्रशासकीय पुनर्गठन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली आपने श्रमिकों को करके या फिर जो भी सामग्री है या मशीनें हैं उन सबको अच्छे ढंग से वैज्ञानिक ढंग से कर लिया, लेकिन जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही ढंग से अगर काम नहीं कर रहा है तो आप बाकी काम को नहीं करवा पाएंगे। जिसके लिए उन्होंने बताया था कि नियोजन का काम किया जाए, पहले से पूरी प्लानिंग अच्छे से की जाए कि कैसे किस तरह से काम करना है। तो ये कुछ सिद्धांत टेलर ने बताए थे जिनके बेसिस पे क्या किया जा सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में वैज्ञानिक प्रबंध को लाया जा सकता है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला जो इसका लाभ हो जाता है, एडवांटेज जिसे कहेंगे, तो वो हो जाएगा उत्पादकता में वृद्धि। जब आप काम को एक वैज्ञानिक ढंग से नियोजित तरीके से कर रहे होंगे तो क्या होगा, उत्पादन उससे बढ़ेगा, क्योंकि जो भी श्रमिक होते हैं वो पूरी कार्यदक्षता से, पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे होते हैं, उन्हें बार बार ट्रेनिंग दी जा रही होती है, कार्य की अच्छी दशाएं दी जा रही होती है, परिणाम मिल रही होती है, तो क्या होता है, उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है आपका लागतों में कमी आती है। जब मशीनी तरह श्रम का उपयोग अच्छे ढंग से किया जाएगा, यानी कि पूरी कुशलता के साथ हम उसका उपयोग कर पाएंगे, तो क्या होगा, लागतों में भी प्रतिक्रिया लागत भी कम होगी। लाभों में वृद्धि होना, जब आपकी लागत कम आएगी, उत्पादन अधिक हो रहा होगा, तो क्या होगा, लाभ भी बढ़ेगा। मजदूरी में वृद्धि, जब श्रमिक अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रमाण पे स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं उससे अच्छा वो काम करके दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो परिणात्मक मजदूरी मिल रही है उनको, उनकी कुशलता में भी वृद्धि हो रही है, तो दोनों ही तरह से उनका क्या होगा, उनकी भी मजदूरी में वृद्धि होती है। मूल्यों में कमी आती है, जब कम लागत पे वस्तुएं बनेंगी तो क्या होगा, प्राइस भी तो कम ही डिसाइड होगा। फिर आ जाता है जीवन स्तर में वृद्धि, कम लागत पे अच्छी वस्तुएं, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हमें मिल रही हैं, तो क्या होगा, जीवन स्तर भी उससे बढ़ेगा। फिर आ जाता है निर्यातों में वृद्धि, जब हमारे देश में वस्तुएं जो हम बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की बनेंगी, कम लागत पे बनेंगी, तो विदेशों में जब उसे ज़्यादा बेचेंगे, विदेशों में क्या होगा, आपका निर्यातों में वृद्धि। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पे जाते हैं, यानी कि अपने देश से निकल के दूसरे देश में वस्तुओं को बेचने जा रहे हैं, तो अगर हमारा बहुत अधिक मूल्य होगा तो क्या होगा, तो कोई भी वहाँ पर हमारी वस्तुओं को नहीं खरीदेगा, नहीं परचेस करेगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे जाया जाता है तो आपकी जो कंपटीशन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक तो उसी देश के जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा, बाकी दूसरे देश के लोग भी आएंगे वहाँ पर अपना निर्यात करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं मार्केटिंग के लिए, और आप जा रहे हैं तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की, कम लागत पर, कम मूल्य पर वस्तु अगर आप दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग खरीदेंगे। फिर आ जाता है रोजगार में के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसर में, जब जाहिर सी बात है, जब आपका लागतें कम आ रही है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो यूनिट्स होंगी, जो आपकी उत्पादन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे होने लगे। जब बड़े पैमाने उत्पादन होगा तो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये हो जाते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी बताई गई हैं। आइए देख लेते हैं एक बार कि इसका विरोध क्यों किया गया था या क्या हानियां हैं इसमें। अच्छा, जो इसका विरोध किया गया था दो तरीके से किया गया था, एक मालिकों द्वारा भी किया गया था और दूसरा श्रमिकों की आपत्तियां भी थी। तो हम दोनों पॉइंट्स को अलग अलग देखते हैं। तो पहला आपका जो मालिकों की आपत्ति है उसमें आ जाता है व्यय साध्य, यानी कि वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को लागू करने में क्या होता है, अधिक खर्चा आता है, मापीकरण करना पड़ता है, जो मशीनें हैं, औजार हैं, उन सब पर भी बराबर उनकी मरम्मत वगैरह पर खर्चा आता है, जिससे कि एक जो लेवल डिसाइड किया गया है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हैं। अलग से नियोजन का विभाग बनाना पड़ता है, जिसमें कि सारे जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी पहले एक योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, अनावश्यक खर्चा बढ़ जाता है, तो जिस वजह से माना जाता है कि ये काफ़ी व्ययी है, अपव्ययी है। नेक्स्ट आ जाता है आकस्मिक परिवर्तन। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे आकस्मिक परिवर्तन करने पड़ जाते हैं। जो श्रमिक हम रख रहे हैं उनमें भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा, किसकी रुचि किस कार्य में है, या कौन सा कार्य कोई अच्छे ढंग से कर सकता है। साथ ही जो मशीनें होती हैं, अगर हो सकता है जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उन्हें भी बदलना पड़ सकता है, उसमें ज़्यादा मरम्मत वगैरह पर व्यय आ सकता है, तो उसमें परिवर्तन काफ़ी होते हैं। फिर आ जाता है मंदी काल में बोझ।
इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ों का क्या होता है, लेखा-जोखा रखना पड़ता है, जिसमें कि काफ़ी लिपिक यानी कि क्लर्क और फोरमैन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका भी वेतन देना पड़ता है, जिस वजह से भी क्या होती है, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह लगने लगती है। तो ये हो जाती हैं मालिकों की आपत्तियाँ, जो भी ओनर्स होते हैं। दूसरा आ जाता है आपके वर्कर्स के ऑब्जेक्शंस, श्रमिकों की आपत्तियाँ। तो उसमें आ जाता है कि सबसे पहला अलोकतांत्रिक है। इसमें ये माना गया है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी श्रमिक है, उसे एक मशीन की तरह समझा गया है और उसी मशीन की तरह ही उसे यंत्रवत काम को लिया जा रहा है। ये मतलब इसमें सारी चीज़ों को पहले से डिसाइड किया गया है कि इतना थकान का टाइम होगा या इतना वो चीज़ें होंगी, तो जिस वजह से माना जाता है कि वो एक मशीन की तरह मान रहा है, इसलिए श्रमिक इसका विरोध करते हैं। कार्यभार में वृद्धि हो जाती है कि एक माप निर्धारित किया जाता है, तो अब एक मेंटल प्रेशर हो जाता है कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड तक ही हमको वो कार्य करना है। दूसरा आ जाता है शोषण को प्रोत्साहन। इसमें मजदूर ये मानने लगते हैं कि जो भी प्रणातक मजदूरी पद्धति अपनाई जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम को लिया जा सके, जिससे कि तभी उनको क्या होगा, वो अधिक राशि मिल सकेगी। नेक्स्ट आता है बेरोजगारी कब है। इसमें अगर जो भी प्रमाप निर्धारित किया गया है, श्रमिक उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, उनको लगता है कि उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। फिर आ जाता है श्रम संघों के विकास में बाधक। श्रम संघ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी माप निर्धारित किए गए हैं, तो उनसे क्या होता है, श्रमिकों का भी तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जब उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, अच्छे से अच्छी उनको मजदूरी मिल रही होगी, तो क्या होगा, आपसी सौदेबाजी, इतनी ज़्यादा निगोटिएशंस जो होंगी वो मालिकों और श्रमिकों के बीच में नहीं होंगी, तो श्रम संघ धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्ति हो जाएंगे। इस तरह से भी श्रम संघों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो ये हो गई कुछ बाधाएं या कुछ, ये इस तरह से कह सकते हैं आप, हानियाँ, या ये भी कह सकते हैं कि क्यों वैज्ञानिक प्रबंध को कुछ संगठन या कुछ संस्थाएं नहीं अपनाना चाह रही हैं, मालिकों द्वारा या फिर श्रमिकों द्वारा, तो वो हो जाती हैं इसकी हानियाँ। तो आज आप लोगों ने पढ़ा कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, कहाँ से और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कब क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत करी, उनका जीवन परिचय, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसमें क्या उनका सब सिद्धांत आते हैं, और साथ ही इसके अलावा हानियाँ क्या हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से समझ लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। और उसमें मैंने पहले आप लोग को बताया था कि एक अलग नोटबुक बना लीजिए, जहाँ आप सारे पॉइंट्स को नोट करते चले जाइएगा, जिससे कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो रिवीजन में आप लोग को ईजी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊंगी कि हेनरी फ्योल कौन थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, या उनके 14 जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।